हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप जीते या हारे, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इस युद्ध का अकबर और महाराणा प्रताप का क्या उद्देश्य था। अकबर, जो कि खुद को हिंदुस्तान का बादशाह समझता था, उसका यह उद्देश्य था कि पूरे भारतवर्ष पर कब्जा करना और अपने राज्य को बलशाली बनाना। पर यह तभी संभव हो सकता था जब संपूर्ण राजपूत अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर ले। इसके बिना अकबर का राज्य सुदृढ़ नहीं हो सकता था। सभी राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपने बहन बेटियों का विवाह अकबर से कर दिया था। पर महाराणा प्रताप ने अभी तक अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था। महाराणा प्रताप इस कार्य को अपमानजनक समझते थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ को सर्वदा स्वतंत्र रखना चाहते थे और वे इसे अपना धर्म समझते थे। वह यह अच्छी तरह समझते थे कि मुगलों की अधीनता का अर्थ मेवाड़ की सार्वभौमिक स्वतंत्रता का बलिदान है। ऐसा करने से भले ही उन्हें संघर्षों से मुक्ति मिल जाएगी और वह एक सुखी जीवन जिएंगे, किंतु उनके नाम के साथ लगा महाराणा शब्द अर्थहीन हो जाएगा और वह अकबर के अधीन एक जागीरदार मात्र बनकर रह जाएंगे। अकबर होशियार था और कुरील था। वह चाहता था कि जिस तरह बाकी के राजपूतों ने उसका आधिपत्य स्वीकारा है, वैसे ही महाराणा प्रताप भी स्वीकार करे और युद्ध लड़े बिना ही मेवाड़ को हासिल कर सके। इसके लिए अकबर ने महाराणा प्रताप से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए महाराणा प्रताप को कई संधि प्रस्ताव भेजे। पहला संधि प्रस्ताव भेजा गया जलाल खां कोरची द्वारा, जो कि अकबर का अत्यंत चतुर वाकपटु था तथा विश्वसनीय दरबारी था। पर 2 महीनों तक चले वार्तालाप के बाद जलाल खां कोरची खाली हाथ वापस लौट आया। इसे अकबर दुखी हुआ पर निराश नहीं हुआ। इसके बाद भी अकबर ने दूसरा संधि प्रस्ताव भेजा मानसिंह के द्वारा। संधि प्रस्ताव भेजने के पीछे भी अकबर की कूटनीतिक चाल थी। सजातीय होने के कारण मानसिंह का प्रताप पर प्रभाव पड़ सकता था। यदि प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो सजातीय का अपमान होने पर राजपूतों में प्रताप के प्रति वैर भावना उत्पन्न हो सकती थी। पर यह भी प्रस्ताव विफल रहा। पर इस प्रस्ताव के दौरान अकबर की चाल काम कर गई। इस प्रस्ताव के दौरान महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच द्वेष निर्माण हो गया। तीसरा संधि प्रस्ताव भेजा गया भगवान दास के द्वारा। दोनों संधि प्रस्ताव विफल होने के बाद अकबर ने और बड़े राजपूत को संधि के लिए भेजा, जो कि मानसिंह के पिता थे। भगवान दास एक सेना लेकर चल पड़ा। महाराणा को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए उसने मार्ग में बड़नगर और रावलिया पर अधिकार कर लिया। प्रताप ने एक राजपूत होने के नाते भगवान दास का उचित सम्मान किया, किंतु मुगलों के दूत में नहीं। इस बार भी महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता तथा उसके दरबार में उपस्थित होने के लिए सहमत नहीं हुए। अतः अकबर का यह प्रयास भी असफल रहा। चौथा संधि प्रस्ताव भेजा गया टोडरमल के द्वारा। 3 संधि प्रस्तावों के असफलता के बाद अकबर प्रयास करता रहा। उसने चौथा संधि प्रस्ताव दिसंबर 1573 में टोडरमल के माध्यम से भेजा। अकबर को यह विश्वास था कि जो कार्य पहले के 3 शिष्टमंडल न कर सके उसे टोडरमल कर देगा। टोडरमल का भी आदर सत्कार किया गया, किंतु उसे भी सफलता ना मिली। अब यहाँ पर सवाल उठ खड़ा होता है कि अकबर ने इतने संधि प्रस्ताव महाराणा प्रताप को क्यों भेजे और महाराणा ने इन संधि प्रस्तावों को सूझबूझ के साथ क्यों लौटा दिया। प्रारंभ में महाराणा संधि प्रस्तावों में कुछ कमियां दिखाकर टालते रहे, इसलिए अकबर पुनः संधि प्रस्ताव भेजता रहा। इससे महाराणा को अपने सैन्य शक्ति तथा भावी योजनाएं बनाने का पर्याप्त समय मिल गया। मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने को तत्पर थे, इसलिए वह अकबर के दूतों का शांति एवं धैर्य से सामना करते रहे, ताकि उनको कोई अविवेकपूर्ण आचरण मेवाड़ के लिए घातक सिद्ध ना हो। और ऐसा लगता है कि अकबर और महाराणा प्रताप को मन में शुरू से ही स्पष्ट था कि एक दूसरे का सामना प्राणघातक युद्ध में हुए बिना नहीं रहेगा। यह दोनों की समझदारी, धीरज और चातुर्य का प्रमाण है कि तलवार निकालने से पहले सारे साधनों की भी परीक्षा कर ली गई।
अकबर को स्वयं चित्तौड़ में जो भुगतना पड़ा था उसे वह भूला नहीं था और महाराणा प्रताप भी जानते थे कि इतने बड़े दुश्मन से टकराने का नतीजा क्या हो सकता है। दोनों ने युद्ध टालने की कोशिश की, परंतु अंतिम नतीजा यही निकला कि मेवाड़ की मोर्चेबंदी हो गई। अकबर ने जानबूझकर बड़े चालाकी से सेना का सेनापति मानसिंह को बनाया। इधर महाराणा प्रताप ने भी युद्ध की तैयारियां कुशलतापूर्वक की। उन्होंने छापामार युद्ध नीति को चुना। जिस भाग में अकबर की सेना आने वाली थी उस भाग को उन्होंने उजाड़ दिया ताकि उनको खाना पीना ना मिल सके। युद्ध के लिए हल्दी घाटी को चुना जो कि पहाड़ी इलाका है। दोनों सेनाओं का हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। शुरुआत में महाराणा प्रताप की सेना मानसिंह पर भारी पड़ी, पर जैसे ही महाराणा की सेना हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर आकर मैदानी इलाके में पहुंच गई, तब मुगल सेना महाराणा की सेना पर हावी होने लगी और खुद महाराणा युद्ध भूमि से भाग गए, जिसकी वजह से महाराणा की सेना में अव्यवस्था आ गई। जब महाराणा प्रताप और मानसिंह का सामना हुआ तब महाराणा ने मानसिंह पर भाले से वार किया। तब उनका भाला मानसिंह के कवच में जा घुसा, जिससे उन्हें लगा कि मानसिंह मर गया। तभी महाराणा सैनिकों के बीच घिर गए। तब झाला मानसिंह ने महाराणा का राजछत्र स्वयं ले लिया और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से जाने का आग्रह किया। तब महाराणा युद्ध भूमि से चले गए थे। झाला मानसिंह पर राजछत्र देखकर मुगल सेना उन पर टूट पड़ी और झाला मानसिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। जब महाराणा युद्ध भूमि से जा रहे थे तब दो मुगलों ने महाराणा का पीछा किया, पर महाराणा का छोटा भाई जो कि अकबर से जा मिला था, शक्ति सिंह ने उन दो मुगल सैनिकों को मारकर अपना घोड़ा प्रताप को दिया और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से चले गए और इधर मेवाड़ की सेना को भी पीछे हटना पड़ा। इस तरह हल्दी घाटी के युद्ध का घटनाक्रम था। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो शुरुआत में अकबर ने महाराणा प्रताप को 4 संधि प्रस्ताव भेजे। इन सभी संधि प्रस्तावों को महाराणा ने चालाकी से विफल कर दिया और उसी समय अपनी शक्ति बढ़ा ली। यहाँ पर महाराणा प्रताप की पहली जीत हम मान सकते। दूसरी बात यह कि महाराणा का छोटा भाई शक्ति सिंह महाराणा से नाराज होकर अकबर से जा मिला था, पर उसी ने महाराणा की सहायता की। यह महाराणा की दूसरी जीत मान सकते हैं। इस युद्ध में मुगल पक्ष को उनके वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। अकबर का कठोर आदेश था कि महाराणा प्रताप को पकड़ लिया जाए या उन्हें जान से मार दिया जाए, पर इस युद्ध में ना तो महाराणा प्रताप पकड़े जा सके न मेवाड़ पर अधिकार हुआ। यह कोई निर्णायक युद्ध नहीं था। इस दृष्टि से इसे महाराणा प्रताप की पराजय भी नहीं कहा जा सकता। इस युद्ध के बाद महाराणा की नीतियों में काफी बदलाव आया। यह युद्ध उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। इस युद्ध से महाराणा की शक्तियां खंडित नहीं हुई। संसार के सबसे शक्तिशाली और संपन्न सम्राट का महाराणा ने और उनकी सैनिकों ने जिस वीरता से सामना किया, उसकी वजह से उनकी शक्ति में आस्था बढ़ गई और महाराणा के संकल्प और भी दृढ़ बन गए। और इस युद्ध के बाद महाराणा ने मेवाड़ के मुगलों के आधीन क्षेत्र को प्राप्त करने के कार्यक्रम को व्यवहारिक रूप दिया। इस तरह हम इस युद्ध का विश्लेषण करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि महाराणा प्रताप को इस युद्ध में हानि तो बड़ी हुई, पर महाराणा का उद्देश्य सफल रहा, पर मुगल अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर सके। इससे हम यही कह सकते हैं कि यह युद्ध महाराणा प्रताप ही जीते थे। ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।